सॉरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रसाद साहब काशीनाथ बच्चन, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, हथौड़ी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब। हाँ जी जी, मैं आ गया हूँ। 2-4 मिनट में देर हुई, माफी चाहता हूँ, लेकिन गुरु वचन और गुरु वंदना सुनते ही मन शांत हो गया और नागेश जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि बहुत बिजी दिन था और मन थोड़ा सा अशांत हो गया था, लेकिन बस उनके भजन सुनकर के बस सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया हूँ। तो आप तो थे ही दूसरे प्रोग्राम में। एक और क्षमा मांगता हूँ कि कुछ जल्दीबाजी के वजह से ऑनलाइन का अरेंजमेंट जल्दी नहीं हो पाया, लास्ट मिनट हो पाया। तो अपने दोस्तों को, जैसे नागेश जी हैं, उनको नहीं दे लिंक मिल पाया। रंगा राव जी बहुत चेष्टा किए थे ज्वाइन करने को, नहीं ज्वाइन कर पाए। हाँ, तो मुझे बहुत अफसोस है कि एकदम आखिरी, जिसको कहिए 11th आवर भी नहीं, 11th आवर के बाद जो समय है, उस समय ही वो ठीक हुआ। और जल्दी से मैंने कहा कि कम से कम हमारे 1-2 मित्र हैं, उनको तो भेज दो। तो एक को तो गया, बाकी लोगों को नहीं जा सका। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और पहले असल में था भी नहीं। हमने भेज दिया को। हाँ, आपने जो लिंक भेजा था हमने भेज दिया था। अच्छा। उसमें रंगा राव जी बहुत चेष्टा किए, लेकिन उनको कोई एडमिट नहीं किया। हाँ, एडमिट नहीं किया। ओह, अच्छा। एनीवे, ये सब गलतियों से हम सीखते हैं, आगे जिसमें गलती नहीं हो। तो नागेश जी को तो हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा
और आज जो उमा शंकर जी का वक्तव्य है उसके पीछे तो हम लोग 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। तो अब कहाँ हम आप लोगों को रोके, वो उनको रोके। आशीर्वाद वचन करने का अधिकार जिसको है उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद उमा शंकर उमा शंकर जी को एकदम उनके झोली में भर दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैंने जितने लोगों से मुलाकात हुई है आज की गोष्ठी में, सबसे उमा शंकर जी के बारे में मैंने चर्चा की, सबसे। और बताया उनको कि उमा शंकर जी देखिए फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और सारा रिटायरमेंट पीरियड उन्होंने ऐसे रिसर्च करते जा रहे हैं। ईश्वर करे उनकी रिसर्च का लाभ देश को मिले। अब वो भी ईश्वर की मर्जी पर ही होगा मेरा ख्याल। तो उमा शंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है और उनकी बातों को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो अनुमति आप ही दीजिए अमिताभ जी। हाँ हाँ, उमा शंकर जी शुरू करें। अच्छा, ये सुनना चाहते थे दिलीप जी को सर लिंकेज भेज दीजिए। हम अभी भी गाड़ी पर है, घर नहीं पहुंच पाए, इतना जाम है ना। हाँ, तो अभी का आप बहुत गाड़ी जाम, में हैं? अभी अच्छा, गाड़ी में ही है। तो खाली माय वो गुडनेस। बात तो सुनना चाह रहे थे। अब क्या करें, वो तो अब देखिए बात यह है कि आपने देखा ही होगा कि एकदम लास्ट मिनट जो हम सक्सीड तो कर गए लेकिन उसका रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। यहाँ क्या से करें। और एनीवे, जाएगा। अब अभी अगले का बार अभी हम का लोग। हाँ अभी का लिंकेज ना दिलीप जी को भेज दीजिए। हाँ, ठीक है। घर पहुंचेंगे ओके, तो हाँ, तो वो ठीक भी है। ज्वाइन कर लेंगे। वो बोले थे कि हमको लिंकेज भेज दीजिएगा। अच्छा, अभी भेज देते हैं अभी। हाँ हाँ, हाँ, और अभी भेज उमा देते हैं। शंकर प्लीज शुरू करिए क्योंकि टाइम हाँ होता जा रहा है। हाँ, ठीक है, उमा जैसा शंकर, दिलीप जी को भेज देते हैं। हर्ष जी भी आए हैं। हर्ष जी भी वो उमा शंकर जी का हमेशा सुनते हैं। तो हर्ष जी, स्वागत है आपका और सभी लोगों का स्वागत है। तो उमा शंकर जी प्लीज शुरू करें। उमा शंकर जी प्लीज शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है, एकदम बहुत बढ़िया आ रही है। ओके। ये मेरी आवाज आ रही है अब तक? एकदम आ रही है, एकदम आ रही है। आ रही है। ये आपको मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो विनय दोस्तों कर लीजिएगा। ये बहुत विचित्र मतलब अच्छा अच्छा प्रोग्राम है। अरे, आपको मेरी आवाज आ रही है अमिताभ जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ बढ़िया आ रही है, रही आवाज आ रही अच्छा, अब है। मैं कुछ अब कुछ वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा और जी सिर्फ ये बताइएगा कि वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर हम बात करना शुरू करेंगे। ये ठीक है, वीडियो ठीक। जो मैं दिखाने वाला हूँ, ये केदारनाथ में 2013 का, जो जिसको चोरावारी लेक कहते हैं, जब वो पानी आया था नीचे और कैसे मंदिर को तोड़ा था, वो दिखा रहा हूँ। अभी देखिएगा, वीडियो दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा। हाँ हाँ, वीडियो आ गया, वीडियो आ गया, वीडियो आ गया। माइक को एक सब लगा हुआ है। हाँ, ये उत्तर काशी का है, देखिएगा।
ये केदारनाथ का है। हाँ, दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। वीडियो भी नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ, अब हाँ, आ रहा है। नहीं आ रहा था। दिखाई दिया। अच्छा, अब मैं दिखा रहा हूँ सिक्किम का। सिक्किम का, हाँ दिखाई दे हाँ रहा है। वीडियो आ रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये उत्तरकाशी का है अभी। हाँ, उत्तरकाशी का दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ऋषि गंगा का दिखा रहा हूँ। ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अभी अभी और देखिए सर, अभी और दिखा रहा हूँ आपको। ये हेमकुंड साहब का है, चमोली। थोड़ा ये ऊपर रख लेंगे। ये देखिएगा, अभी जून में जो 2025 के जून में नॉर्थ ईस्ट में आया था, आसाम में। आसाम में, अच्छा। ये भी नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम। ये केदारनाथ का है, 2013। अच्छा, आगे से आगे से आगे से बाएं। सर, ये मैं अपने व्याख्यान में कभी वीडियो को दिखाता नहीं, लेकिन सर मैं इसलिए दिखा रहा था झा जी कि आपने देखा कि अभी क्या स्थिति हो गई है उत्तरकाशी में। धराली गांव में अभी तक की खबर है कि करीब 75 लोग मर गए। और मैं जो बार बार कह रहा था, रंगाराव जी आर यू देयर? रंगाराव जी आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। बट 75 लोग मर गए करके कैसे मालूम पड़ा सर? ओनली द बॉडी इज रिकवर्ड? I want to tell you that 70 people are missing and 5 are dead. Yeah, So 5 only those- dead. But in Yeah, such a so those who are missing are presumed dead. मैं मान के चलता हूँ कि they are not going to be here any longer because Exactly. it's very difficult yeah. to find a person who has been missing since last 4 or 5 days.
The whole They will not be alive. एक Anyway, सेकंड एक सौ मैं रंगाराव जी, are you able to understand Hindi or English or both? It's a No, no, bilingual. I can follow, no problem. Okay. But the only thing is you have to increase your volume a bit. Okay, no issue. झा जी, मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आवाज आप तक पहुंच रही है लाउड एंड क्लियर? आवाज आ रही है, आप किसी भाषा में बोलिए, हम लोग समझ लेंगे। Okay, done. So I'm extremely happy. I requested Amitabh ji to give me an opportunity to let you understand what is happening in Himalayas. तो मैं बार-बार कहता हूँ कि हम लोगों ने हिमालयस को बर्बाद कर दिया। हार्ड डिस्क ले लियो और एक उस फोन। अच्छा आप उस अमिताभ जी थोड़ा सा स्विच ऑफ कर दीजिए। फिल्म के वर्मा साहब को भी दे दो। तो मैं इसलिए बार-बार ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि कैसे स्थिति इतनी खराब हो गई हमारे कंट्री में। अब देखिए, मैं इस जितने लोग मरे हैं, ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है इनकी, मैं इनको हत्या के रूप में कहता हूं। हत्या क्यों कहता हूं कि आपने उस पहाड़ पे वो काम किया जो उस इकोसिस्टम के लायक नहीं था, उस इकोसिस्टम के अनुरूप नहीं था। अभी मैं डिटेल में जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। देखिए सर, इस पे 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि हम एक सॉवरेन गवर्नमेंट है हमारा, उस गवर्नमेंट में हम लोगों को चुनकर भेजते हैं और वो मैंडेट हम उनको देते हैं कि आप जाइए और काम करिए जो कि जनहित में हो, जनता के लिए हो। जोशी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? Yes, sir. जोशी जी, आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। तो हम लोग वो चुनकर भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर हमारे हित में काम करिए। क्या ये हित हमारा था? क्या हमने उनको ये अधिकार दिया था कि आप वहां पे सड़क बनाइए, वहां के जंगलों को काटिए, जिससे कि अगर बाढ़ आए तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाए? क्या हमने उनको ये इजाजत दी थी? किसने कहा था कि 4 धाम यात्रा में 12 महीना, जबकि पहले व्यवस्था यह थी कि 6 महीने तक टूरिज्म होता था, जिसको कि हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। किसने, क्या इन्होंने इलेक्शन मैंडेट में रखा था इस चीज को कि हम 12 महीने ये मैंडेट हम पूजा का या मंदिर का द्वार खोले रखेंगे, आप आइए और दर्शन करिए? इसके नतीजे क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। विनय शुक्ला जी, जो इंडियन हिमालयज है, जिसको कि हम IHR कहते हैं, इंडियन हिमालयन रीजन, ये इसमें 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज है। हिमालय आप जानते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है और ये जो हिमालय है वो वेस्ट में करीब 400 किलोमीटर चौड़ा है और ईस्ट में 200 किलोमीटर चौड़ा है। ये
बाकी कोई भी उत्तरकाशी हो या मसूरी हो, उनमें उनकी एक नगर पालिका होती है जो चुनी हुई होती है। उसमें 75% अभी भी जो एम्प्लॉय है वो नहीं है, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। केंद्र से उन्हें पैसा 0.05% जीडीपी का मिलता है। इसका मतलब वो ग्रोथ वहां पे नहीं है उन शहरों का। मैं बताता हूं कि 2000 से 2020 के बीच में लैंड यूज का चेंज 75.58% बढ़ गया है। मतलब झाजी ये हुआ कि आपने वहां पे घरों की संख्या, होटल्स की संख्या, स्टे होम की संख्या बढ़ा दी। स्टे होम उसको कहते हैं झाजी जहां पे लोग अपने घरों में 4 कमरे हैं तो 4 कमरे और बना लिए और उसको किराए पे होटल की तरह टूरिस्ट को देना शुरू कर दिया। इस इंडियन हिमालयन रीजन का जो एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब उसमें जो विकास का दर है वो 7.9%, मतलब इंडियन जीडीपी के ग्रोथ रेट से उसका ज्यादा है। अब ज्यादा कैसे है? वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यहां पे उठता है उमेश चंद्र जोशी जी कि क्या हमारा वो पहाड़ उतनी क्या 500, 100, 2000 लोगों को अपने यहां रख सकते हैं? वो कैरिंग कैपेसिटी है?
आ रही है? कमला दीदी आइए। वो उमेश के आजाद तो नहीं है? उधर बैठ जा बच्ची। ऐसे नहीं है। मैं सस्ती हूँ। और देखिए सस्ता वाली 59 जो मैं अच्छी लगी थी, अभी देखा तो 12 पीस मिल गई। अच्छा, अरे बाप रे, ये चीज़ अच्छी है। मेरी बात नहीं, ये मेरी 12 में है। मेरी वाली 12 में है। हाँ, ये 12 पीस है ना। और मैं से देखी हूँ 12 में है। और चीज खाने के लिए बना रहे हो मतलब जो अपने काम का होते हैं आप रोटी चला रहे हो इसमें क्या है बात क्या है नहीं अच्छा बड़ी But we are not able to understand the real difficulty, the real problem behind the sinking of cities in the hills. क्या हम चुनकर सरकार को इसलिए भेजते हैं कि आप मुझे मरने को छोड़ दीजिए? जोशीमठ का जो एल्टीट्यूड है 1809 मीटर्स पे है। पॉपुलेशन इसका जोशीमठ का 20,000 लोगों का है और ये 2458 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। 11 जून 2023 को पहली बार सिंक किया और आज भी सारे घरों में दरार पड़े हुए हैं और लोग रह रहे हैं उसमें। और कभी भी एक छोटा सा सिस्मिक झटका आ जाएगा, भूकंप अगर हो जाएगा तो कितने लोग मरेंगे इसका कोई अंदाजा ही नहीं होगा सर। हम कहां पे रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा कि हम लोग, हमारी सरकार मरने वालों को 10-10 लाख रुपए, इंजर्ड आदमी को 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इस तरह देकर शांत बैठ जाएगी। क्या हम सरकार को अकाउंटेबल नहीं बना सकते? और नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते, जैसे अगर आपको याद होगा झाजी कि जब प्रधानमंत्री जी 2019 की बात होगी, आशीष जी 2021 में, शायद 19 में या 20 में प्रधानमंत्री जी केदारनाथ या बद्रीनाथ गए थे, जहां पे उन्होंने एक रात विश्राम किया था एक गुफा में। याद आ रहा है आप लोगों को, किसी को, जब वो उनको दिखाया गया था पीला कपड़ा पहन के और गुफा में वो बैठे हुए थे और वो उन्होंने मेडिटेशन किया था। हाँ, याद है? उस साल 41 लाख लोग बद्रीनाथ गए। अब आप बताइए, बद्रीनाथ की कैरिंग कैपेसिटी 20,000 की नहीं है, 41 लाख लोग चले गए। उसका प्रेशर कहां पड़ेगा? सड़क पे पड़ेगा, होटल पे पड़ेगा, खाने पे पड़ेगा।
और इस बार जो उत्तरकाशी में हुआ है वो, उस पे अभी मैं आऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो हमें सोच कर करना चाहिए सर। मैं आशीष जी ये कह रहा हूं, भगवान कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। हम घर में बैठ के पूजा कर लेना। अब जो इम्बैलेंस है, जब आपको जो हिमालयज है वो एक स्टडी हुआ, और वो स्टडी वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में यह कहा कि by the turn of the century, the temperature of the Indian Himalayan regions would shoot up to 5.2 डिग्री सेल्सियस, और आज की तारीख पे हिमालय का जो टेम्परेचर है वो 1.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। उसका नतीजा क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स है हिमालय पे वो रिसीड कर रहे हैं, और उनके रिसीड करने से वो जो पानी उनका निकल रहा है वो पानी ग्लेशियर लेक के फॉर्म में जा रहा है, वो जमा हो रहा है। उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक्स, जो कि ग्लेशियर लेक्स आपके उस हाइट पे बना हुआ है। जैसे कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 के हाइट पे ग्लेशियर लेक्स। एग्जाम्पल के लिए इस पूरे हिमालय में इसरो का रिपोर्ट है जो बताता है कि 28,000 ग्लेशियर लेक्स है, 28,000। और ईस्टर्न सिक्किम वाले हिमालय पे 300 ग्लेशियर लेक्स है, जिसमें कि 10 ग्लेशियर लेक्स बहुत क्रिटिकल है सर, बहुत क्रिटिकल है। जब आप वेस्टर्न हिमालय में आएंगे तो यहां पे आज की तारीख में 487 ग्लेशियर लेक्स है, जिसमें 13 बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल है। मैं जैसे कुछ एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं सर। एक स्टडी किया गया, साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक थे उन लोगों ने स्टडी किया। स्टडी में क्या किया, बड़ा सिंपल है, हम लोगों रिसर्च को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। उन्होंने 1985 से 2000 के बीच का एक स्पैन लिया, जोशी जी, और 2000 से 2016 के बीच में एक स्पैन लिया, और उन्होंने देखा कि इसके बीच में कैसा जो ग्लेशियर है उसके मेल्टिंग का रेट क्या है। और वो क्या पाते हैं कि 85 से 2000 के बीच में जितना ग्लेशियर पिघलता था उससे 16 इंच ज्यादा 2000 से 2016 के बीच में वो मेल्ट कर रहा था। और उसके बाद सर हम पूरे 4 धाम यात्रा में 12 महीने के लिए खोल रहे हैं। वो गाड़ियां जो डीजल की है चलेंगी, उससे ब्लैक कार्बन आएगा, जंगलों में आग लगता है उससे ब्लैक कार्बन आएगा, जनरेटर चलाते हैं उससे ब्लैक कार्बन आएगा, और वो जाकर ग्लेशियर में जमा होगा। और ग्लेशियर में जमा होगा उसका भी एक साइंटिफिक स्टडी है सर। वो कहता है कि 318 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारा जो ब्लैक कार्बन है वो जमा हो रहा है। और ब्लैक कार्बन की वजह से जो रेसिशन है, जो उसके मेल्टिंग टाइम है, वो बहुत तेज हो जाता है। जैसे झाजी लोग कहते हैं ना, आप गर्मी में काला कपड़ा पहनिएगा अब मई जून में तो बहुत गर्मी लगेगी आप, इसीलिए एडवाइस करते हैं लोग कि गर्मी में काला कपड़ा मत पहनिए। तो क्या इस पे स्टडी किया गया कि 4 धाम यात्रा हम शुरू करते हैं, इसको 12 महीने के लिए खोल दें। क्यों खोले हैं 12 महीने के लिए?
और 12 महीने के लिए खोलेंगे तो क्या उस पर इंपैक्ट होगा हमारे ग्लेशियर्स पे? क्या हमने उसको स्टडी किया? और आज उसका इंपैक्ट हो रहा है। एक रवि चोपड़ा साहब है, सुप्रीम कोर्ट, बहुत प्रख्यात एनवायरमेंटलिस्ट, सुंदरलाल बहुगुणा के पैटर्न पे, बिल्कुल वो सिंपल, बहुत साधारण कपड़ा पहनना, और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। जब चारधाम यात्रा की सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तय की, उस कमेटी के मुखिया को भी तय किया, और वो मुखिया हुआ रवि चोपड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया सर। और रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि चारधाम यात्रा की जो 900 किलोमीटर की सड़क है सर, अमिताभ जी, 900 किलोमीटर की सड़क, और उन्होंने कहा कि सरकार, हुजूर, माई बाप, इसकी चौड़ाई को सिर्फ 5 मीटर रहने दीजिए। सरकार ने बात नहीं मानी और उसकी चौड़ाई 12 मीटर रख दिया और 50,000 पेड़ कटे सर। 50,000 पेड़ कटे। पेड़ कटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, यहां तो आदमी चले जाएगा। लेकिन आप सोचिए, पेड़ जो कटते हैं, पेड़ का जो काम है वो काम है कि उसके जड़ों से मिट्टी बंधी होती है, और अगर बारिश होती है तो वो मिट्टी को रोकता है, मिट्टी को स्लिप होने नहीं देता। हिमालयस में अगर आप जाएंगे तो लिग्नाइट लाइमस्टोन के पत्थर है, सेडिमेंट्री रॉक है वो। इस रॉक की एक खूबी होती है कि ये आवाज से भी उसके जो गांठ होते हैं वो खुल जाते हैं, बरसात से भी खुल जाते हैं, क्योंकि कार्बोनेट होता है ना, चूना है। तो जब वो सड़क बना रहे थे, गाड़ी जो चलती है बसों के, जीप के, उसके धमक से भी वो गांठ वो खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तो वहां पे लैंडस्लाइड होता है सर, इसीलिए कहा गया था। तो भारत सरकार ने बहुत चतुराई से कह दिया, झा जी, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, कभी कभी आपसे मेरा शायद मतभेद हो जाता होगा, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहता हूं, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूं, मैं जानता हूं कि बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेसी कितना स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेसी है, कितना स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेसी है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की, और प्रसाद सर, उस एफिडेविट में लिखा हुआ था कि चाइना का, हमारा बगल का देश चाइना है, और इस सड़क को हम इसलिए चौड़ा कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी, सुरक्षा, भारत की सुरक्षा इससे बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही है सर। अब मैं भी आ रहा हूं सर, मैं भी आ रहा हूं। मैंने इस पर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि सुरक्षा तो तब होगी जब लड़ाई होगी। लड़ाई के पहले कितने लोग मारे जाएंगे? और 8 का बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो 8वें साल के बाद चाइना जा रहे हो सर, आपको बहुत पहले जाना चाहिए था, दोस्ती करनी चाहिए आपको। अब तो अमेरिका से दोस्ती खत्म हो गई, अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ जा रहे हैं। सर, ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज चाइना वो डैम बना रहा है यांगत्से रिवर पे, अगर उस डैम को उसने ब्लास्ट कर दिया जो कि उसके क्षेत्र में है, बिना एक गोली चलाए, झाजी, बिना एक गोली चलाए हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और बिहार तक साफ हो जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं सर। तो रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा कि आप इस पेड़ को मत काटिए, कोई भी बात माना। अब उन्होंने क्या किया कि एक हेलान मारवाड़ी रोड है, हेलान मारवाड़ी रोड है, उसको भी उन्होंने बनाया, और उसको बनाने पे उन्होंने जो जोशीमठ के हिल्स है उस पे करीब 6,000 देवदार के पेड़, उस पे
जिसकी देवताओं ने भी पूजा की, हमने काट दिया। देखिए सर, वहां पे कोई धर्म नहीं आता जहां पे सरकार चाह जाती है। 6000 देवदार के पेड़ काट दिए जिसको कि देवताओं ने भी पूजा की। अब 2019 में हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया और 2019 में करीब 3.2 करोड़ लोग विजिट करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने नाथ। आज कोई पूछ रहा है क्या, जब कल केदारनाथ का मंदिर टूट गया इस धराली में, अभी परसों नरसों जो हुआ है उसमें, उस बाढ़ से पूरा कल्प केदारनाथ का मंदिर निस्तर नाबूद हो गया। लोग मरे तो मरे, क्या ये हमें नहीं सोचना चाहिए था? अब आप देख लीजिए, एक फिगर बताता हूं सर आपको। 2006 में जोशीमठ में जो बिल्डिंगों की संख्या थी वो थी 2456। 2456। और वो जो एरिया कवर कर रहा था वो 4,66,438 वर्ग मीटर में वो बना हुआ था। ठीक सर, आज की 2023 में खान साहब, जो बिल्डिंग की संख्या बढ़कर, बिल्डिंग की संख्या जो एरिया है वो 8,98,000 हो गया बढ़ के, और बिल्डिंग की संख्या 5,000 से ऊपर बढ़ गई। जो हम लोगों ने तो आमंत्रण दे रखा है कि आइए सर, यहां पे आपको मरना ही है, मरिए ना। ये 5 अगस्त को धराली में, उत्तरकाशी में ये बाढ़ आता है और ऐसा नहीं है सर नागेश जी, ये इसी भारत सरकार ने पूरे उत्तरकाशी को और उत्तरकाशी, धराली और ये गंगा का जो भी कैचमेंट एरिया है, इसको इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दिया। इको सेंसिटिव जोन का, जिसमें कि गोमुख है, उत्तरकाशी है, भागीरथी है, ये पूरा भागीरथी वाला कैचमेंट। ये कानून हमने नहीं बनाया सर, भारत सरकार ने बनाया। इसका मतलब होता है कि आप वहां पे घर नहीं बनाओगे, बिकॉज ये इको सेंसिटिव जोन है। इसी 5 अगस्त को जब वहां पे बाढ़ आया तो 25 बड़े वाले होटल चले गए, 4 से 5 मंजिला होटल चला गया। मैं कहता हूं भाई, किसने अनुमति दे दी वहां पे बनाने को? भाई मैं तो कहता हूं ना सर कि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है। अगर आपने गलत बना दिया, कोई आपने गलत किया तो वो घर को तो तोड़ देना चाहिए, ठीक है, तोड़ दीजिए, लेकिन उस अधिकारी के ऊपर भी तो कार्रवाई करो जो उसने बनने दिया उस समय। सारे पैसे की रिकवरी उस अधिकारी से कर लो कि आपने बनने क्यों दिया। वहां पे तो सरकार चुप हो जाती है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाउड बर्स्ट पूरे धराली में, उत्तरकाशी में 3 बार हुआ और 5 अगस्त को। विनय शुक्ला जी, एक जगह है कोडगू, जिसको कुर्ग कहते हैं, कर्नाटका में। वहां पे 2 रेलवे लाइन बनाने के लिए, जो कि केरला से कनेक्ट कर रहा है, 7 लाख पेड़ काट रहे हैं।
मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, वहां के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, वहां के लोगों ने आंदोलन भी किया। मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदनशील थे, उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, देखेंगे। झाजी वो भी देखने गए। हर जिले में एक पुलिस लाइन होता है, उमेश चंद्र जोशी जी जानते हो, उस पुलिस लाइन में एक हेलीपैड भी बना होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जिद था कि मैं वहीं जाऊंगा, वहीं पे मेरा हेलीकॉप्टर उतरेगा जहां पे ये प्रोजेक्ट है, और हेलीपैड बनाने के लिए भी उनके कम से कम 100 पेड़ काट दिए। तो क्या हुआ कि इस पूरे, अगर बद्रीनाथ केदारनाथ आप लोगों में से कोई भी गया होगा तो एक जगह पड़ता है हर्षिल, मैं जा चुका हूं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी थी तो मैं जाता रहता था। तो पहला क्लाउड बर्स्ट दिन के 1 बजे होता है और उसने धराली को करीब करीब समाप्त कर दिया। धराली एक गांव है जिसका कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। दूसरा क्लाउड बर्स्ट होता है 3 बजे, और किस पंडित जी ने कहा था हर्षिल में एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए? अरे भाई वीआईपी है, चल के जाए ना मंदिर। तो उनका तो वजन इतना ज्यादा बढ़ा होता है वीआईपी का, पैदल तो चल नहीं सकते, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, हेलीकॉप्टर बना। और जो 3 बजे का जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें वो हेलीपैड भी खत्म हो गया। तीसरा क्लाउड बर्स्ट होता है 3:30 में, जो कि और डिवास्टेट करता है। और एक बात और बता दूं सर, धराली बाजार में जो मलबा गिरा है वो पूरा का पूरा बाजार करीब 60 फीट मलबा के नीचे आ गया है, उत्तरकाशी से। अब सोचिए वहां की इकोनॉमी क्या होगी। बाजार खत्म, और वो भी 60 फीट। वहां का मलबा क्या है? पत्थर है, मिट्टी है, क्योंकि पहाड़ से तो पत्थर ही गिरेगा। कल मंदिर साफ, कल केदारनाथ साफ हो गया। 60 से 70 लोग, अभी भी 70 लोग मिसिंग हैं। लेकिन हम लोग सर कभी भी इन चीजों पे ध्यान इसलिए नहीं देते कि हम लोग गलती से सीखते नहीं है। एक मैं एग्जांपल बताऊं, सिक्किम में, जिसका भी फोटो आपने देखा, सिक्किम में वहां पे चुंगटैंग एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हिमालय में बना रहे हैं, 1,15,000 मेगावाट। अरे सर जी, आजकल कहां पे आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में नदी पे और पहाड़ काट के कर रहे हो? ऋषि गंगा में एक विष्णुगाड़ तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो 12.5 किलोमीटर का है। और उसमें क्या हुआ सर, ये 7 फरवरी को यह घटना होती है। 3 रिवर है, ऋषि गंगा, अलकनंदा एंड धौली गंगा, और उसमें ग्लेशियर जैसे ही टूटता है तो जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं उसका पूरा का पूरा पानी बाहर चला आता है, और पानी जैसे बाहर आता है सर, वो बड़ा विकराल रूप ले लेता है। और उसमें करीब 250 लोग मरे थे। ये घटना मैं बता रहा हूं 7 फरवरी 2021 का। क्या हमने उससे सीख ली? और उस तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट में जो हम टनल बना रहे थे, उस टनल से एक्वाफर जो होता है ना, जो पानी का स्तर होता है, जिससे पानी तो उससे प्रत्येक दिन 70 से 80 मिलियन लीटर पानी बह रहा है, जो कि 300 मिलियन लोगों को 3 मिलियन लोगों को प्रत्येक दिन पानी पिला सकता है। क्या हमने इससे लेसन लिया? क्या नहीं लिया ना? फिर वही हालत हो गई, और हम लेंगे भी नहीं। सिक्किम में 3 अक्टूबर 2023 को यह घटना होती है, उसमें 14 ब्रिजेस खत्म हो जाते हैं,
1320 घर चला जाता है, करीब 100 लोग मारे जाते हैं, तीस्ता रिवर तक उसका डेड बॉडी फ्लोट करता है, पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम कहां पे लेसन लेने वाले लोगों में? चोराबारी लेक, जिसमें कि केदारनाथ मंदिर के आगे एक बड़ा सा शिला आगे रुक गया था, जिससे कि पानी डाइवर्ट हो गया, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केदारनाथ मंदिर में भी डेड बॉडीज थे, जो कि मंदिर को फिर पवित्र किया गया, डेड बॉडीज निकाले गए और मंदिर को भी पवित्र किया गया। तो इन चीजों से हम कभी भी लेसन लेने वाले लोगों में नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि आपका जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे होगा। हम अंधाधुंध सड़क बना रहे हैं और सड़क की वजह से आज जो पहाड़ों पे नुकसान हो रहा है उनका कोई हिसाब किताब नहीं। आज हम 1 साल के बाद या 5 महीने के बाद हम भूल जाएंगे वो 60 लोग या 70 लोग मरने वाले कौन थे, उनका नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन जिस परिवार का एक आदमी जाता है वो परिवार अनाथ रहेगा, सड़कों पे आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज थोड़ा ज्यादा व्यथित था, इसी वजह से मैंने अमिताभ जी को कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं धराली पे बोलना चाहता हूं, और उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और शायद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो बस हाँ, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था इसके पहले, शायद आप सभी विद्वान लोगों से, कि देखिए सब हम लोग एक घंटे का भाषण दे लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। अभी वहां पे धराली में इतने लोग मरे हैं, क्या हम लोग उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं? अगर हम में से कोई लोग सक्षम हो, अमिताभ जी के उस व्हाट्सएप ग्रुप में 412 या 415 लोग, अगर हजार रुपया भी दे देते हैं तो काफी है। मैं तो देने को तैयार हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। जो गरीब लोगों को इस अमिताभ जी के संस्था से चला जाए, 2000-3000 रुपए कोई भी दे सकता है। उमाशंकर जी, जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ सर। नहीं, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो अमिताभ जी का जो लेक्चर का एक सेशन है, इसको हम प्रोडक्टिव बनाएं। सर वहां पे 1.5 साल की बच्ची अभी भी जमीन में धसी पड़ी है, उसको निकालना कठिन है, निकाला नहीं जा रहा। आप खान साहब सोचिए कि 60 फीट अगर उसके ऊपर मलबा है, निकालने में कितना समय लगेगा। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को, हमारे पैसे की कमी हो गई है, पता नहीं टूरिज्म कितना, पहाड़ की टूरिज्म आप जो करना चाहते हो सस्टेनेबल करिए सर। गंगा में पानी नहीं है, गोमती में पानी नहीं है, कावेरी में पानी नहीं है, और हम कब तक सर इस नदी को गंदा रहने देंगे? क्योंकि पानी आ रहा है सर वो आपके ग्लेशियर से, गोमुख से गंगा निकलते सारे ग्लेशियर, करीब 2.5 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला गया है। वर्ल्ड बैंक का ये है कि 2050 तक ऑलमोस्ट, हम तो 2050 कम मानते हैं, 2021 तक गंगा बिल्कुल नाली के रूप में रह जाएगी, पानी नहीं रहेगा। जाते जाते एक बात कह दो, जब उस हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, एक जगह है दिबांग में एक इस सरकार 3.9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रही है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ला रही है। उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कितना है, 3097 मेगावाट वो बिजली पैदा करेगी, और वो इंक्लाइन है पहाड़ पे करीब 45 डिग्री है, उसमें करीब 5 से 7 लाख पेड़ कट रहे हैं। और वो एरिया ऐसा चुना गया है जो कि 2 रिवर्स है, ड्राई एंड टेंगोन। वो जो रिवर्स है वो 300 ग्लेशियर से पानी ले रहे हैं, और वो उसमें ग्लेशियर्स में अब ये नहीं है, आइस स्नो नहीं है। ये स्टडी है कि 2050 तक वो ड्राई हो जाएगा। उस रिवर में सॉरी उस जगह पे जो कि 5000 फीट पे है, 34 लास्ट 7 इयर्स में 34 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं।
और वो भी 4.2 रिक्टर स्केल पे। किस पंडित जी ने कह दिया कि वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाइए आप तो एक पेड़ भी काट रहे हो। चलो पेड़ काट लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तो सिस्मिक जोन है, जिस दिन वो डैम टूटेगा नीचे के सभी लोगों को लेकर मारता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो उनका स्वागत है। बहुत अच्छा आपने कहा और प्रपोजल भी बहुत अच्छा दिया। हम अपने कल के भी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट गणेश साहब से जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा, और एक चीज और है जो आपने कहा कि उन लोगों को कुछ सहायता करना चाहिए, तो ठीक है, इसका हम लोग सब कोई डॉक्टर उमा शंकर जी को ही कुछ जो उन्होंने कहा है उतना भेज देंगे और उनसे अच्छा इसको निजी लोगों को पहुंचाने का काम दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, उसमें बड़ा सिंपल सा चीज है सर, वो या तो मुख्यमंत्री फंड में चला जाता है, वो उनकी मदद कर देते हैं। हम लोग पैसे का मामला है, क्यों आक्षेप लें। आप सभी एक आदमी जैसे खान साहब है, झा सर है, सभी लोग पैसा उनके पास जमा करते हैं, हम लोग वो सीधा मुख्यमंत्री कोष में जमा करते हैं कि हम दिवाली के लिए पैसा भेजें। आप ही के पास जमा कर दिया जाए। आपका आपको जो जानकारी है वो किसी को जानकारी है। आप लखनऊ में, आप यूपी में हैं और आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो आप ही इसको संभालिए, आप ही पर। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें, जोशी जी जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन आज चूंकि वो पहाड़ के भी रहने वाले हैं और प्रशासनिक सेवा में भी सर, ये धन्यवाद सर, आप आपने बहुत अच्छा आज बताया। रियली दर्द तो है ही कि मतलब हमारा जो कंट्री है उसमें एक से एक सेंसिटिव लोग हैं और उसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं देते, तो ये तो बहुत गलत चीज है कि लेकिन हम किस प्रकार से इस तरह के वो रोकें। लेकिन सर ये बताएं कि जैसे भविष्य में जो धराली में इस समय हुआ, तो बाढ़ जो आई है उसमें कई चीजें हैं, ग्लेशियर्स के हैं, भूस्खलन हुआ, मानवीय गतिविधियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो भविष्य में ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या रणनीति सर मैं आपको बता दूं जोशी जी, वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज इन देहरादून, मैं वहां पे बुलाया गया था बात करने के लिए। तो हमारे जितने जो वैज्ञानिक जब वहां पे जिन्होंने आवाज थोड़ा बंद कर दीजिएगा अमिताभ जी, बंद। हाँ, तो वहां पे क्या है कि चोराबारी लेक, जिससे कि 2013 में 15-16 जून को जो बड़ी घटना हुई जी, जिसमें कि 80% कम्युनिकेशन पूरे उत्तराखंड का साफ हो गया, जिसमें 240 गांव इस मैप से साफ हो गए। मतलब वो 40 गांव आज भी नहीं है, पूरा का पूरा पानी में बह गया। जी 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 सर। तो मैंने जब उस वैज्ञानिक से बात की जो कि ग्लेशियर्स को ऑब्जर्व करता है, उसने कहा सर कि वो जो चोराबारी लेक है, इट इज अगेन फुल, पूरा भर गया है, वो फुल टू ब्रिम। किसी भी वक्त एक झटका होगा, फिर वही हादसा होने वाला है। देखिए सर, वी कैनॉट डू एनीथिंग, वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, क्योंकि हमारे अटेंशन, हमारी प्राथमिकता पे ये चीजें है नहीं, हमारी प्राथमिकता पे ये चीजें है नहीं। हमारी प्राथमिकता पे 900 करोड़ का राम मंदिर है। देख लीजिए सर, हमारे प्राथमिकता पे कहीं पर ये नहीं है। इसलिए, क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा, हम इंडिया में रिसर्च पे 0.67% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं। आप चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ब्राजील को देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, सभी लोग 2.53% जीडीपी खर्च कर रहे हैं। हमारे पास रिसर्च बेस नहीं है। तो उमेश जी, अब जितने दिन हम जी ले, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं, हम जितने दिन जी ले, ये त्रासदी को झेलना पड़ेगा।
अच्छा सर, ये तो बताएं कि असली को झेलना पड़ेगा। जब टिहरी डैम बना उस समय भी काफी प्रोटेस्ट हुए और गवर्नमेंट ने काफी साइंटिस्ट की ओपिनियन ली और डैम तो बन गया और न्यू टिहरी शहर हो गया, पुराना टिहरी तो उसी जगह उस डैम के बनाने में लग गया। तो अगर उसके क्या चांसेस है, अगर वो बस्ट होता कभी भी तो उससे क्या नुकसान होगा? सर मैं बता दूं आपको, वो बस्ट होगा, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, वो बस्ट होगा, जल्दी होगा, डैम टूटेगा और जिस दिन टूटेगा उस दिन दो शहर इस इंडियन मैप से साफ हो जाएंगे। पहला शहर है हरिद्वार और दूसरा शहर है ऋषिकेश। ये बात तो मैंने सरकार भी जानती होगी सर। ये सब जब मैं टिहरी डैम बन रहा था, मैं वहां पे देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी, सभी लोग जानते हैं ना सर, क्यों नहीं जानते? हमसे तो रिपोर्ट ली जाती है ना, हम लोग तो स्पाइनलेस अधिकारी हैं। अब सोचो ना सर, एक एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि चारधाम सड़क की चौड़ाई 5 मीटर ही रखिए, ज्यादा मत रखिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स आप कम रखिए। और बहुत सुरक्षा का डर लग रहा है तो वहां पे सिर्फ आप आर्मी के व्हीकल्स को ही अलाउ करिए। लेकिन भाई देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग अभी 100 साल तक तो भारतवर्ष में धर्म के नाम पे राजनीति होगी, 100 या 500 साल। अभी क्या बताएं, मेरी वाइफ जहां जाती है, जहां पे मंदिर देख ली बस गाड़ी रुकवा के प्रणाम कर ली। मैं तो कहता हूं भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि कण में भगवान राम है। धर्म की परिभाषा है धारा तीर्थी धर्म, जो धारण करने योग्य वही धर्म है। अब धारण करने योग्य क्या है आप देख लीजिए, उसकी भी परिभाषा वेदों में दी हुई है। अहिंसा है, चोरी मत करो, हिंसा ना करो, ये सब धारण करने योग्य यही धर्म है सर। हमने कब इसको परिवर्तित कर दिया? आप ऋग्वेद में देख लीजिए, कहीं पर भी मंदिर का वर्णन नहीं है, कहीं पर भी। मैं तो ऋग्वेद मैंने पूरा पढ़ा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद करना क्या था, पढ़ाई तो करना था। तो ये सर अभी चलेगा, शायद हम और आप न रहे। आई बिलीव इन रिबर्थ, अगले जन्म में आऊंगा, देखें तब तक भारतवर्ष में क्या होता है। नहीं सर, आपने रियली, और ये तो बड़ी दुखद स्थिति है कि सर कि हमारी ये यात्राएं तो पहले भी होती थी, लंबे समय से, आजादी से पहले भी थी। ऐसा तो नहीं है कि अभी जा रहे हैं लोग, उस समय भी जाते थे। तो जो रियली उसके लिए उस डिवोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं वो तो अपना रास्ता निकाल ही लेते। तो इसको यहाँ पे बहुत से एरियाज हैं टूरिज्म डेवलप करने के, वहां करते, वह यहीं पे क्या करना जरूरत है? अब सर एक चीज बता दूं आपको, मैं एक एग्जांपल मैंने दिया कि 41 लाख लोग गए प्रधानमंत्री मोदी जी के बद्रीनाथ के कल्पवास। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने साधना की, टीवी पे आया, उसके बाद 41 लाख लोग बद्रीनाथ का दर्शन किए। राम मंदिर में अभी आप देख लीजिएगा, मैं तो बगल में रहता हूं सर, ये शहर कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है, सारा मलबा सीवर लाइन सरयू में डाल रहे हैं। कहां डालेंगे आप? एसटीपी काम नहीं कर रहा है, लखनऊ में काम नहीं कर रहा है, आपकी गोमती पूरी की पूरी गंदी पड़ी हुई है। गोमती का पानी, अच्छा सर, ये आपका जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, नदी से तो नहीं एक चीज बता दो, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। मोदी जी ने कहा कि हमने नर्मदा पे रिवर फ्रंट बनाया, रिवर फ्रंट बनाने से गोमती डेड रिवर हो गई है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, एक रिवर का बेसिन होता है और एक उसका कैचमेंट एरिया होता है, जो बाहर से उसका जो बैंक जिसको कहते हैं, जहां से पानी गिरता है और स्पंज की तरह वो होता है, पानी सोक करता है और रिजुवेनेट करके, रिचार्ज करके रिवर को रिचार्ज कर देता है। ये इसकी हाइड्रोलॉजी है सर। अब गोमती रिवर फ्रंट जो बना हुआ है, उसमें मतलब 4.5-5 फीट का कंक्रीट वॉल जमीन के नीचे, रिवर बेड के नीचे वहां तक बना दिया। अब क्या होता है कि जो पानी है, वो पानी बाहर का जो रिचार्ज कर रहा था गोमती को, अब वो रिचार्ज नहीं कर रहा। सर आप देख लीजिएगा, वो रिचार्ज नहीं कर रहा, वो तो रिवर डेड है, उसमें तो नाला गिर रहा है सिर्फ।
बिल्कुल 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 सर, ये कुकरेल का नाला किसी और गोमती में कोई फर्क ही नहीं लगता अब तो। कोई फर्क नहीं रह गया। आप किसी भी हाइड्रोलॉजी से बात कर ले, विकास ऐसा नहीं होता सर। नागेश झा जी, यही तो इनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सर, हमारा यही पे अंतर है सोच का, यही पे अंतर है। अच्छा सर, ये मंदिर कुकरेल को जो है साफ, जब 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 देखिए सर, इंग्लैंड में थेम्स रिवर आप को साफ बिल्कुल कर, सही कह रहे हैं। सर ये इंग्लैंड में, कुकरेल जो है ये फॉरेस्ट से कैसे कनेक्टेड है और कहाँ से इसमें ये पानी मैं आता बताता है? हूं। कुकरेल बहराइच में, सॉरी, पीलीभीत के पास कुकरेल का जो कैचमेंट एरिया फॉरेस्ट का, इट इज नॉट अ पेरिनियल रिवर। ये जो पानी आता था, परकोलेट होता था वनों में, और उससे रिचार्ज होकर ये रिवर बना। अब तो पेड़ ही कट गए सर, अब तो कहां पे रिचार्ज होगा। अब वहां पे पूरे शहर का मलबा जाता है। और आश्चर्य की बात देखिए, कुकरेल रिवर पे वो रिवर फ्रंट बना दिया उन्होंने। थोड़ा बहुत और जो कसर था पानी अंदर जाने का, वो भी बंद कर दिया। जी तो बड़ी बुरी स्थिति है सर। इसमें अरे फॉरेस्ट का भाई, भी कुछ है मैं सर तो कोई कहता हूं प्रोजेक्ट? सर, अभी इंग्लैंड और यूरोप में एक मूवमेंट चल रहा है कि रिवर पे जितने डैम बने, 220 ऐसे रिवर्स हैं जिन पे सारे डैम्स को उन्होंने तोड़ दिया कि रिवर्स का नेचुरल फ्लो को जाने दो, आप इसमें डैम सब मत बनाओ। ये पेपर है सर, इस पे पब्लिश पेपर है, पीयर रिव्यूड जर्नल से पेपर है। कोई पढ़े तब तो, पढ़ने को कोई तैयार नहीं होता ना सर। सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे खेल है आजकल। ज्यादातर ज्ञान हम लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देता है। लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, और रिटायर्ड लोग तो और भी पढ़ना बंद कर दिए। वो तो शाम को झोला लेते हैं, सब्जी लेते हैं, टहलने जाते हैं, सुबह उठते हैं, टहलने जाते हैं, दिन में थोड़ा टीवी देखा, सो लिए। मैं कहता हूं कि आप कम से कम 3-4 घंटे पढ़िए, और पढ़िए क्या, पीयर रिव्यूड जर्नल्स देखिए, नए साइंटिफिक जर्नल्स देखिए क्या कहता है। जिस आदमी ने हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, गोमती या नर्मदा के रिवर बैंक को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। नर्मदा पे पटेल जी की मूर्ति को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। पटेल जी के लिए हमारी बड़ी श्रद्धा है। आप गांधी का, नेहरू का कहीं रिवर के बीच में क्यों लगाओगे सर आप? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। सर कुकरेल में आपका फॉरेस्ट का क्या प्रोजेक्ट वगैरह है, उससे वो क्या अरे क्या सर, है? इसमें सर मैंने सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ हूं। वो क्या कर रहे हैं कि जू को, लखनऊ जू को शिफ्ट कर रहे हैं कुकरेल में। अरे और बुरा हाल होगा सर। बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होगा। तो अब अखौरी सर से, अब अगर कोई और प्रश्न ना करना चाहे तो मैं, गणेश साहब लखनऊ से जुड़े हैं, उनकी भी बात सुन लें। गणेश साहब, स्वागत है सर, स्वागत है। हाँ, गणेश साहब। जी, उमाशंकर जी, जी सर। आपसे 2-3 सवाल है। सर क्योंकि यू हैड बीन एन IAFS, फॉरेस्ट सर्विस में रहे हैं, तो फॉरेस्ट सर्विस की जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जी, और दूसरी आपने जो है इसमें आप बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन रहे हैं, जो कि यहाँ के फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन पे आपने स्टडी की है और अभी भी करते आ रहे हैं। तो क्या 2-3 कारण स्पेशली बताना चाहेंगे कि क्यों गवर्नमेंट की ऐसी गलत पॉलिसी रही है, जिसके कारण जो है हम लोगों को झेलना पड़ रहा है और लोगों का लॉस हो रहा है और इस तरह के हादसे हो रहे हैं? क्या कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा, 2-3 कारण? जी बिल्कुल, ये तो मेरे विषय का, मेरे पसंद का विषय है। देखिए सर, खान साहब का अटेंशन चाहेंगे थोड़ा। सर ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल में हूँ, अच्छा घर सर, खोलने के लिए गए थे, फिर उसे, हाँ, लेकिन बड़ा ही हमने सुना है। जी सर, तो ऐसा है कि गणेश सर, मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार अंडरलाइन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज,
और फॉरेस्ट के लिए सेंसिटिव नहीं है। 1947 में फॉरेस्ट कवर 49.7% था, रफली आप 50% मान लीजिए। आज की तारीख पे 25.17% है जियोग्राफिकल एरिया का। करीब करीब आधा फॉरेस्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया। पॉलिसीज हमारी जो भी बनी है वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी। फॉरेस्ट लैंड को हम लोगों ने ऐसे बांटा है जैसे कि वो एक, पता नहीं शायद आप यूके में होंगे तो इंग्लैंड में भी वही होता होगा या नहीं है। यहाँ पे मॉल में बाय वन गेट वन का एक वो बेचते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो फॉरेस्ट लैंड है वो ऑलमोस्ट उसी हालत पे। इस सरकार की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैंने 3 PIL किया, अब अडानी साहब को झारखंड में हमारे ही सर्विस के अधिकारियों ने करीब 405 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का लैंड माइनिंग के लिए दे दिया। आपको देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो फॉरेस्ट आपका जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल से भी नीचे जब हम आ गए, जब हमारे सर्वाइवल का प्रश्न हो गया है, रिवाइवल का तो छोड़ दीजिए, तब तो हमें बड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा सर। हमको फिर, क्योंकि फॉरेस्ट का एक 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 आप जो ग्रीनरी देखते हैं बस उतना ही तक नहीं है सर। आज जो जूनोटिक डिजीज है जिसमें कि कोविड भी है, कोविड आपको वुहान एक जगह है चाइना में जो यांगत्से रिवर के किनारे है, ह्यूबी सिंह प्रोविंस का कैपिटल है, वहां पे 2017 से 20 के बीच में 70% जो नेचुरल रिसोर्सेज है फॉरेस्ट है सो काट दी। नतीजा ये हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से निकल के आपके शहर में आ गई, और वाइल्ड लाइफ का जो वर्ल्ड मार्केट है वो $23 बिलियन का है, और हम उसको खाते हैं। तो बैक में जो कोरोना का जो वायरस था वो निकला, ट्रांजिट में गया और फिर ह्यूमन में आ गया, और उसके बाद इंडिया में 47 लाख लोग मरे, जो कि बड़ा ही कंजर्वेटिव फिगर है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल का प्रश्न बन गया। आप जितने भी डिजीज देख लें, चाहे एड्स देख लें, निपाह देख लें, किसी भी डिजीज का, नए डिजीज का नाम निकालें, वो ज्यादातर डिजीज जूनोटिक डिजीज है। एक व्यक्ति था अमेरिकन, उसने एक रिसर्च किया, उसका नाम था जोन्स। उसने देखा कि 1960 से लेके 2001 तक कितने नए डिजीज आए। उसने निकाला कि 335 डिजीज ऐसे हैं जो नए हैं, और उसका करीब 61% जूनोटिक डिजीज है। मतलब जिसकी उत्पत्ति वाइल्ड लाइफ से, एनिमल से। तो जब आप फॉरेस्ट रहने नहीं दोगे सर आप, तो वाइल्ड लाइफ कहां जाएगा? वाइल्ड लाइफ में जो भी वायरस होगा वो आपके और हमारे शरीर में है, और फिर कोरोना होगा। आई अगेन रिटरेट दैट वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, और देर और सवेरे होना है सर। कोरोना एक का दूसरा कोरोना आ जाएगा, किसी और फॉर्म में आएगा। Sir, I have a humble submission. Yes sir, always. Go ahead sir. My humble submission, sir. Sir, go ahead. Into your suggestion for donations and contributions according to our might is very well welcome. We must help the helpless citizens, the affected citizens. But sir, my humble submission is that whatever the donations, contributions made and collected should reach the beneficiaries directly.
not rooted through any government agencies or otherwise the politicians or anything. I'm not sure that whether they will reach the actual beneficiaries or not. That is one thing. Next thing is, this is not the last. Sorry to disrupt you. I endorse your opinion. Thank you, sir. 100%. This and second, my submission is, Dr. Umashankar ji, this is not going to be the last disaster in Uttarakhand. God forbid, there may be many more in the offing, in the store. And the whole of Uttarakhand is no doubt, no wonder, that is threatened. Given the series of incidents, series of videos you have already shown, is any indication that I think the whole of Uttarakhand has been destabilized. Joshimath, still not resolved. As you yourself just now said, the people are under any time threat. Yes, sir. Agree. Let I do me not tell know you. how a government worth the salt can allow them to stay in such dangerous conditions. Huh? Sir, let me tell you one example. Thank you, sir. The Geological Survey of India is a government organization. Let me remind you that this comes under Government of India. In 2025, it has published a report. The report says that 13% of the geographical land, 13% of the geographical land is vulnerable to landslides, and 42% of this 13% fall under northeastern states. It further reveals that in between 2015 and 2022, roughly 378 mega landslides, 378 mega landslides occurred. That means annually we are confronting 54 mega landslides in our country, which goes unreported. So we are sitting on a time bomb. Yeah, very much. And I agree with you, Mr. Rangarao, because I respect you from within. I respect you from within, not because you are a sensitive person, because you ask questions. And let us not forget. Let me remind you that how many of us are going to die in near future, we do not know. We are sitting on time. Thank you, sir. नागेश झा जी, कुछ आप कहेंगे, क्योंकि आप सदैव हमारे लिए बड़ा हितकर बात कहते हैं, आपको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। उमाशंकर जी, तब मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। मैं एज ए पत्रकार की भाषा में कुछ जानकारी दे रहा हूँ सर। जी सर। Just like a journalist, I'm just putting some input for the audience and for the world. Actually ये already prediction हो चुका है सर, 2025 में मानव त्रासदी आएगी, सुनामी आएगी, भूकंप आएगा। आई एम सॉरी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इतने जो जाने वाले हैं सर, जितने भी निगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो खराब मानसिकता वाले हैं, वो लोग को जाना पड़ेगा सर। ये मैं बहुत दिल पर पत्थर रख के कह रहा हूँ। आप जो कह रहे त्रासदी आएगी, आएगी सर, ये प्रेडिक्शन है सर। और मैं थोड़ा सा सुपर स्पिरिचुअल बात कह दे रहा हूँ। कोरोना से भी भयंकर बीमारी, आई रिपीट, ब्रह्मलोक में क्रिएट हो रहा है, जो कि पृथ्वी पर आएगा।
आप सिर्फ कहेंगे नागे जी सब कहाँ से मालूम होगा, ये सब चीज मैं आपसे अकेले में फोन पे बताऊंगा। तो ब्रह्म लोक में all the dangerous diseases are generated and which will be coming down on the earth. और बहुत सारी बातें हैं, मोटी मोटी बातें कर दिया। थैंक यू। वेलकम। इस पे तो उमेश जोशी जी और खान साहब भी कुछ बोल सकते हैं, मेरा बोलना उचित नहीं है क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। एक चीज हम बोलेंगे खान साहब की, ठीक है ये एक डिजास्टर आया है यूपी के लिए, अभी कहा गया कि इसको बिहार में भी कई जगह आया है, तो जहाँ पे जरूरत है, और जैसा रंगाराव जी यू हैव टोल्ड दैट वी शुड गिव टू नीडी पीपल बिकॉज पॉलिटिशियंस लाइक लालू एंड अदर पीपल दे मे misutilize that money, so that should go to means collection should go to really human being who will be distributing this to needy people who is crying. So this I am supporting Ranga Rao ji. And number two thing I will be telling that being Hindu and other people, jahan bhi disaster, wherever disaster is coming, we should be ready to help them as advised by our Uma Shankar ji. And number two, one thing also I will be telling that कि 900 करोड़ राम मंदिर में खर्च हो गया, so 900 करोड़ खर्च हुआ, but that मीन्स हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसको तोड़ के एक नया इतिहास बनाया गया, वहां पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक हमारा इतिहास बना। और जैसा अभी उन्होंने उमा शंकर जी ने जो सजेशन दिया, उस सजेशन को भी लोग सुन के इम्प्लीमेंट करेंगे, जाग जाएंगे, और उसको जैसे अभी हम हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। We should not criticize that 900 crore has been spent on that temple, that वो हमको हर्ट करता है। नंबर 3 थी अब उसको और ये और हमारे ही कल्चर के लोग हमारे ही लोगों को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, तो ऐसे ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर को भी खत्म करने की हम लोगों की एक योजना बननी चाहिए जिसमें ह्यूमन को किल करता है। एंड पीपल से दैट किलिंग ह्यूमन बीइंग इज आवर वर्शिपिंग, तो इसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को इन एडिशन टू दिस हम इस पे ये 3-4 बात पर फोकस किए, और हम अब चाहेंगे कि हमारे प्रसाद साहब भी कुछ बोले, और उसके बाद चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबानी। और कल का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, पावर ऑफ माइंड, जिसमें हमारे दास साहब लंदन से आएंगे और वो डबलिन से आएंगी बोलने के लिए प्रोफेसर, और अमेरिका से भी 4-5 आदमी लोग ज्वाइन, और संगीता मैम भी अमेरिका से जुड़ेंगी। तो माइंड के जैसे अभी हम लोगों ने जितना भी बात किया, ह्यूमन माइंड ये पावर ऑफ माइंड ही है जिसकी वजह से हम एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। कोई भी आदमी, हमारे एक भैया थे, उनको कहा, उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, कौन हक्सले की किताब थी, कि कोई भी इसको डिसाइफर कर देगा तो ही विल बी डूइंग ए ग्रेट वर्क फॉर दिस यूनिवर्स। और उन्होंने संथाली लोगों से उसको डिसाइफर किया, और निर्मल कुमार वर्मा का नाम सबको ने सुना होगा, इंडस वैली का रिसर्च करके उसको डिसाइफर किया, और उसी लैंग्वेज को मैंने उनसे सीखा। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि में हम अपने भैया को चिट्ठी लिखा करते थे, एंड ही वाज मतलब फूड पॉइजन ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान में एक हिंदू या एक आदमी, ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि एक आदमी दूसरे आदमी का प्रोग्रेस नहीं देख पाता,
उसको जान से मार डालना चाहता है क्योंकि उन्नति कर रहा है और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा, तो उसको जान से मार लेना चाहता है। ये हिंदुइज्म का बहुत बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है। वो लालू का बच्चा, चोर का बच्चा जोर जोर से बोलता है शहाबुद्दीन की जय, शहाबुद्दीन की जय, और उसको मतलब हमारे मैंने 2 लड़कों को उसने तेजाब से नहला दिया। ये सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये भी नेचुरल डिजास्टर है। जितना बड़ा अभी डिजास्टर अभी वहां पे फ्लड से आया है, उससे बड़ा डिजास्टर और सबसे बड़ा घातक आदमी का दिमाग होता जा रहा है। इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम अपने प्रसाद साहब से कहेंगे, उनका भी कमेंट सुन ले। हर जी चले गए हैं और उसके बाद चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बाणी सुनेंगे। तो प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब आपका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने आपके को अमिताभ जी ने बहुत जल्दी कार्यान्वित किया। आप सबका सुंदर में आप बताते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हम लोग केवल जानकारी हासिल करने के लिए बैठते हैं या उत्सुकता होती है क्या करना चाहिए? एक तो लॉन्ग टर्म करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। मैं इतना ही समझता हूँ कि आपने कहा क्लाउड बर्स्ट 3 बार हुए एक ही दिन में, और क्लाउड बर्स्ट से ही एसोसिएटेड होता है लैंडस्लाइड्स, जो मेजर लैंडस्लाइड्स हैं, घर भर जो नीचे चले आते हैं। आपने सिंकिंग वाली बात कही है। तो ये सब चीजें जो हैं सो सुन करके केवल यह कहना कि बड़ा अच्छा लगा, जानकारी हो गई, इससे तो बात नहीं बनती है। बात तब बनेगी जब हम अपने मन में या दिमाग में हमारे कुछ इसके समाधान भी दिखने लगे। एक समाधान तो है, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, इन जगहों में जहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, और लैंडस्लाइड तो सारे हिमालयस में होते ही रहेंगे, आपने कहा भी है, रुकने वाला नहीं है ये। इसलिए कि वो दिस यंगेस्ट माउंटेन, इसकी जो इरोजन प्रोसेस है वो भी बहुत इरोजन को आप रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज सेटल करने का इसको मौका नहीं मिला है। सेटल करने के पहले बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, वो जोड़ जाड़ करके रखते हैं इसको, और उसके ऊपर से हम लोग पेड़ जो उसको थोड़ा बहुत बचा सकता है उसको काट ही देते हैं। तो मैन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन दीज डिजास्टर्स। सब जगह पंचायत बना हुआ है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पंचायत नहीं है। पंचायत को पैसे भी मिलते हैं सरकार से, उनका काम है अपने उनके लोग जो रहते हैं उनकी रक्षा करना। क्या करते हैं ये लोग? हाईलैंड्स कुछ तो होंगे वहां पर, कोई सिस्टम तो होगा अलर्ट करने का। अगर मान लीजिए इतना सडन होता है क्लाउड बर्स्ट, इसको अलर्ट नहीं किया जा सकता है, तो भी सीजन तो है, कुछ तो अंदाज होता ही होगा कि इस सीजन में होता है। जैसे धराली का आपने एग्जाम्पल दिया, धराली में पहले भी हुआ होगा या उसके अगल बगल उसके नेबरहुड में हुआ होगा। वी मस्ट हैव सम हाईलैंड्स जहां पर लोग जा करके, जैसे हमारे कोसी में, कोसी का जो बड़े से बड़े जो इरिगेशन इंजीनियर्स हैं या फ्लड इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने एम्बैंकमेंट सिस्टम को काट दिया। उन्होंने कहा कि बेकार है, एम्बैंकमेंट से आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड को। आपको एंटिसिपेट करना होगा, फ्लड आने वाला है, उसके पहले घर छोड़ के चले जाइए दूसरी जगह। जब
फ्लड रिसीड कर जाए का ये एक घर है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज गॉट टू बी डन इन द केस ऑफ, ये मेरा वेरी कॉमन लेमैन है कि आप एक तो करप्शन की वजह से आप हमने तो देखा है दार्जिलिंग में आधा रोड से पत्थर निकला हुआ है, आधा रोड के अंदर है, आधा रोड के बाहर है, और पत्थर के बाद इतनी बिल्कुल गहराई है। मैं उधर कई बार गया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, धूम के पास है। डर लगता है कि किसी समय वो गिर भी जाएगा। ऐसे सिचुएशन मैंने कसौली में भी देखे हैं। लोग वहां जहां पर किसी को भी खड़े होने में डर लगेगा, वैसे जगह पर ये मकान बना रहे हैं, और एक मंजिला नहीं, 2 मंजिला नहीं, 3 मंजिला भी मकान बना रहे हैं। कसौली में 25 साल पहले वहां हम लोग जा नहीं पाते थे, इसलिए कि वो आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह नहीं, आर्मी में एयरफोर्स का बेस है वहां पर। लेकिन आज तो कॉमन पब्लिक वहां जाती है और पैसे लेकर के मकान बनते जा रहे हैं, और उन मकानों का इतना तो हमको टोपोग्राफिकल आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ही जरूर है कि करप्शन amongst the bureaucrats is playing a very major role in preventing corrective action। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, either they are lured by money and simultaneously misled by technical people। टेक्निकल पीपल हर चीज का समाधान निकाल लेते हैं। एक हमारे रिश्तेमंद हैं और जियोलॉजिस्ट हैं, और टेहरी डैम में वो जियो तो क्या कहते हैं, जियो मतलब फाउंडेशन के लिए उनको बुलाया जाता है। तो उन्हें बताया कि वो एक के बाद एक माउंटेन से वो टनल निकाल करके उससे पानी का फ्लो होगा और हेड बनेगा, हेड से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। कहा तो ठीक है, आपने भी रेज किया है सवाल, टेहरी का क्या होगा? आपने बताया भी कि हरिद्वार खत्म हो जाएगा, ऋषिकेश खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन हम लोग जगेंगे। अभी तो गलती कर रहे हैं, इसलिए तो जो एडवाइस देता है उसको हम लोग सुनते नहीं हैं, और जो एडवाइस देने वाला है उसको पहले ही से बता दिया है कि तुम्हारी हस्ती क्या है, तुम कौन हो मतलब बताने वाले। एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिसीजन लेगा, उसके ऊपर छोड़ो, वो सोचेगा क्या करना है। तो इस तरह का जो हम लोगों का जो सिस्टम है, इट इज फुल ऑफ यू कैन से people in decision making position who do not understand their work, who are totally unaware of the degree of expertise which is needed। तो इस पर ये तो एक इस पर हमारे देश में अभी तक कोई काम, मैं जब से नौकरी में 38 बरस करने के बाद रिटायर हो गया, और 20 साल और आगे हो गया, तो 60 बरस में इस दिशा में ब्यूरोक्रेसी में कुछ एक्सपर्टीज आए और एक्सपर्टीज बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो, ये तो देखने को नहीं मिला और नहीं लगता है कि आगे मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इतना ही सेटिस्फैक्शन होगा अगर आप केवल इतना बता दें कि ये करप्शन वाली बात छोड़ दीजिए, टेक्निकली कुछ सोल्यूशन है। ओवर टू उमाशंकर जी, टेक्निकली कोई सोल्यूशन है कि नहीं? एक तो आपने बताया था कि बहुत पतले कम चौड़ाई के रोड बनाए, ये अच्छी चीज है। कम चौड़ाई के रोड बनाएंगे तो लोग ज्यादा वहां पर मकान नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, एक तरह से इट विल वर्क एज अ डेटरेंट। लेकिन दैट इज नॉट एनफ। हम समझते हैं कि we must find stable grounds and give them a place
कि यहाँ तुमको बनाना है बनाओ, लेकिन सड़क के किनारे और नदियों के बैंक पर नहीं बनाओ। ये एक मेरे मन में छोटी सी एक सॉल्यूशन का एक से मॉकिंग रूप है कि आप डेवलपमेंट करने के लिए रोड बनाएंगे जरूर, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए आसपास कहीं हाईलैंड खोज के रखिए और अलर्ट सिस्टम अगर हो सके साइंटिफिकली तो अलर्ट सिस्टम का इंतजाम करना। यही तो मुझे कहने को इतना ही था। अब आगे बताएं, अगर आपको अच्छा लगा तब भी बताइए, और बेवकूफाना लगे बात तभी बता दीजिए, आप तो एक्सपर्ट हैं। तो उमा शंकर जी जा चुके हैं, तो अब चंद्रेश्वर साहब की अमृतबाणी सुने, और कल फिर हम लोग 7 बजे फिर इकट्ठा होंगे। परसों फिर हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कौन मेडिटेशन, कौन योगा यूजफुल होगा, इस पे बोलेंगे डॉक्टर। तो खान साहब की अमृतबाणी, उमा शंकर जी से ये लास्ट क्वेश्चन प्रसाद साहब जी का पूछना था, बट ही हैज लेफ्ट, तो टाइम भी हो गया है। तो चंद्रेश्वर साहब की लास्ट अमृतबाणी। अभी तो खान साहब अस्पताल में, उनकी वाइफ कुछ उनका प्रेशर बहुत कम हो गया था, तो लेट अस प्रे फॉर क्विक रिकवरी ऑफ प्रसाद साहब की मैडम के लिए, ये चंद्रेश्वर खान साहब की मैडम के लिए। तो खान साहब का अमृतबाणी वो अस्पताल से ही बोल रहे हैं, कल से अस्पताल में ही है। प्लीज बहुत अब आपका और आपका आशीर्वाद की अस्पताल से भी आप हमारे वेबिनार में शामिल हो रहे हैं, ये आपकी रुचि और हम लोगों को उत्साह बढ़ाने वाला काम है। तो प्लीज धन्यवाद कि मेरी पत्नी ने ये परमिशन दिया कि जिस तरह से ये हो रहा है, और यहाँ जो मेरी पत्नी को मदद कर रहे हैं उनको हमने कहा कि इसको कंक्लूड करने दीजिए। मैं इसको बहुत बढ़िया कंक्लूजन कर रहा हूँ। जो कुछ डॉक्टर उमा शंकर सिंह ने कहा, जो अपने और माइकल प्रसाद साहब ने कहा, जो अमिताभ जी ने कहा, इसका समन्वय निकाल करके प्रसाद जी ने भी बहुत बढ़िया समाधान की तरफ में इशारा किया है। अमिताभ जी ने जो और समस्याएं हैं उसका भी कहा है, और जो व्यापक समस्या है, तो अब हम जिस स्थिति में हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम समस्या के संग हैं या समाधान के अंग हैं। और यदि समाधान के अंग हो जाएंगे तो बहुत कुछ समाधान निकलेगा। उसी समय हो गया है, तो समय की मर्यादा और बातों की मर्यादा को रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम। और आपने जो हमारी पत्नी के लिए यहाँ के मैं टाटा सेंटर हॉस्पिटल के जितने लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा बड़े रूम में चले जाइए, तो हम इधर उधर सामान को भी इधर दे जाएंगे। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और इस पर हम विशेष चर्चा समाधान के साथ आगे करें। ये अखंड साहब ने जो कहा है, और अमिताभ जी ने भी कहा, और उमा शंकर जी ने भी कहा, जितना मैं सुन पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा कंक्लूजन। और हम अभी सभी अपने विद्वानों से और सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी आप लोग आए। कल का भी एक बहुत अच्छा चर्चा है। उन्होंने पावर ऑफ माइंड पर बोलने के लिए डबलिंग से बोला है, तो इसको हम लोग कल सुनेंगे। और आज के बाद से जो सलाह पे अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। रंगा राव जी, प्लीज डू कम टुमारो ऑल्सो। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं।
प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। बहुत और कुछ ले ही जाएंगे।